नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी राज में कैसा है किसानों का हाल, क्योंकि पिछले 9 महीने में 50 बार किसान कर चुके हैं प्रदर्शन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने किसानों से किया डिजिटल संवाद और कहा कि मोदी सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने भारत बंद का किया समर्थन, कहा नए कृषि कानून के खिलाफ लड़नी होगी आजादी जैसी लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, आपको हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी की बात से सहमत हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार किसान विरोधी कानून लेके आई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट पे लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मोदी सरकार में किसानों का हाल, इस साल के 9 महीनों में ही करना पड़ा 50 बार प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, देश भर के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। यह पहली बार नहीं है जब किसान सड़कों पर उतरे हैं। केवल इसी साल की बात करें तो पिछले 9 महीनों में ही किसान 50 बार प्रदर्शन कर चुके हैं। किसानों के ज्यादातर प्रदर्शन जो हुए हैं वह हरियाणा और पंजाब में हुए हैं। अभी चल रहे प्रदर्शन की बात करें तो किसान नए कृषि विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार मंडियों को ही खत्म कर दे। हालांकि कृषि मंत्री लगातार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि इससे ना तो एमएसपी और ना ही मंडियां खत्म होंगी, लेकिन किसान सरकार की इस बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। 9 अगस्त को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के कहने पर किसानों ने प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन में करीब 250 किसान संगठनों ने कॉर्पोरेट भगाओ देश बचाओ के नारे के साथ प्रदर्शन किए थे। जिन राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं उनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और शामिल हैं। इन राज्यों में इस साल 50 बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। अभी जो प्रदर्शन हो रहा है, इसके अलावा कर्नाटक के किसानों ने 28 सितंबर को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। कर्नाटक के किसान संगठनों ने राज्य और संघीय सरकारों की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में यह बंद करने का फैसला किया है। 3 कृषि विधेयकों के अलावा किसान कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 का भी विरोध कर रहे हैं। खरीद के खराब प्रबंधन के कारण भी किसानों में असंतोष है। इस साल छत्तीसगढ़ में किसान फरवरी में सरकार की धान खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। 2018 में एनसीआरबी के अनुसार 2016 में जहां किसानों ने असम में 4 प्रदर्शन किए थे, 2018 में इनकी संख्या बढ़कर 37 हो गई। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2019 के आंकड़ों के अनुसार 2018 में 15 राज्यों में 37 प्रदर्शन दर्ज किए गए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने किसानों से किया डिजिटल संवाद, बोले मोदी सरकार पर रत्ती भर भरोसा नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों किए गए भारत बंद का समर्थन करते हुए शुक्रवार को विभिन्न राज्यों के कई किसानों के साथ डिजिटल संवाद किया। उन्होंने इस दौरान दावा किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कृषकों को रत्ती भर भरोसा नहीं है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि संसद से पारित कृषि संबंधी विधेयक देश के किसानों को गुलाम बना देंगे। किसानों से बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसानों से बातचीत करके एक बात साफ हो गई कि उन्हें मोदी सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। किसान भाइयों की बुलंद आवाज के साथ हम सबकी आवाज भी जुड़ी है और आज पूरा देश मिलकर इन कृषि कानूनों का विरोध करता है। कांग्रेस नेता के साथ डिजिटल संवाद में महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों के किसान शामिल हुए। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक अन्य ट्वीट में दावा किया, एक त्रुटिपूर्ण जीएसटी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बर्बाद कर दिया। नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बना देंगे। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया और आरोप लगाया कि ये कृषि विधेयक ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाते हैं। प्रियंका ने ट्वीट किया, किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें ठेके पर खेती के जरिए खरपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा, न दाम मिलेगा न सम्मान, किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। उन्होंने दावा किया, भाजपा के कृषि विधेयक ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाते हैं, हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। भारत बंद का समर्थन करते हुए कांग्रेस महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, पेट में अंगारे और मन में तूफान लिए देश का अन्नदाता किसान और भाग्य विधाता खेत मजदूर भारत बंद करने को मजबूर है। अहंकारी मोदी सरकार को न उसके मन की व्यथा दिखती, न उसकी आत्म की पीड़ा महसूस होती। उन्होंने कहा, आइए भारत बंद में किसान मजदूर के साथ खड़े हों, संघर्ष का संकल्प लें। गौरतलब है कि कृषि विधेयकों के विरोध में कई किसान संगठनों ने शुक्रवार को भारत बंद आहूत किया। हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में संसद ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा
पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल ने भारत बंद का समर्थन किया, कहा नए कृषि कानून के खिलाफ लड़नी होगी आजादी जैसी लड़ाई। जी हां दोस्तों, संसद से सड़क तक कृषि सुधार कानूनों का आक्रामक विरोध कर रही कांग्रेस ने शुक्रवार को हुए भारत बंद का समर्थन किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मसले पर किसानों के आंदोलन को वाजिब ठहराते हुए कहा कि एक गलत जीएसटी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को नष्ट किया और अब नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बनाएंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन को गति देने के लिए भारत बंद का समर्थन करने के साथ ही राहुल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देश के कुछ किसानों से बातचीत भी की। इस संवाद का वीडियो ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसानों से बातचीत करके एक बात साफ हो गई है कि उन्हें मोदी सरकार पर रत्ती भर यकीन नहीं है। राहुल ने कहा कि किसान भाइयों की बुलंद आवाज के साथ हम सबकी आवाज भी जुड़ी है। आज पूरा देश मिलकर इन कृषि कानूनों का विरोध करता है। राहुल ने कहा कि जिस तरह किसानों ने आजादी के आंदोलन में सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ी, उसी तरह आज नए कानून के खिलाफ किसानों, युवाओं और आम आदमी सबको इसका विरोध करना होगा। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारत बंद के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा कि किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपत्तियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा, ना दाम मिलेगा ना सम्मान, किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा। भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाता है, हम यह अन्याय नहीं होने देंगे। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने नरेंद्र मोदी के 2011 में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए सौंपी गई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री खुद अपनी ही बात नहीं मान रहे हैं। इस रिपोर्ट के एक अंश का जिक्र करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि मोदी ने तब कहा था कि एमएसपी को कानूनी तौर से अनिवार्य करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के पास नहीं है किसानों की आमदनी के आंकड़े, 2015-16 के बाद नहीं रखा आय का डेटा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कृषि विधेयक सदन में पास तो करा लिया, लेकिन सरकार के पास देश के किसानों की आमदनी को लेकर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। इस बारे में आर्थिक सर्वे के अध्याय 7 में मिली जानकारी के आधार पर बताया गया है। आर्थिक सर्वे से मिली जानकारी के अनुसार 2014-15 में राष्ट्रीय आमदनी में खेती का योगदान 18.2% था, जो 2019-20 में गिरकर 16.5% रह गया है। वहीं 2014-15 से लेकर मौजूदा समय तक खेती में विकास दर पहले की तरह नहीं रही है। 2016-17 में खेती की अधिकतम विकास दर 6.3% की दर्ज हुई थी, जो 2019-20 में गिरकर 2.8% रह गई और किसानों की आय कितनी है, इसका नया डेटा सरकार के पास नहीं है। इस बारे में फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है, जिसके अनुसार 2015-16 के बाद किसानों की औसत आय का डेटा आना ही बंद हो चुका है। पिछले साल 2019 में राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया था कि हरियाणा के किसानों की कमाई सबसे अधिक होती है। हरियाणा के किसानों की एक महीने की कमाई 14,434 रुपए है। वहीं आर्थिक सर्वे की माने तो विश्व कृषि व्यापार में भारत का योगदान लगभग 2.15% है, जबकि भारतीय कृषि निर्यात के मुख्य भागीदारों में नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और बांग्लादेश शामिल हैं। आर्थिक सुधारों की शुरुआत से यानी साल 1991 से भारत कृषि उत्पादों के निर्यात को लगातार बनाए हुए है, जिसने निर्यात से 2.7 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को हासिल किया और वर्ष 2018-19 में 1.37 लाख करोड़ रुपए का आयात किया। वहीं किसान नए बिल को लेकर किसान परेशान हैं। उन्हें डर है कि इन बिल के लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, बल्कि किसानों को इसके खत्म होने का पूरा अंदेशा है। हालांकि सरकार इस बात को खारिज करती आ रही है। दरअसल इस नए बिल के जरिए सरकार ने मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया है। अब मंडी के बाहर भी लेन देन हो सकेगा, जहां मंडी के अंदर लाइसेंसी ट्रेडर किसान से उसकी उपज एमएसपी पर लेते रहे हैं, लेकिन बाहर कारोबार करने वालों के लिए एमएसपी को बेंचमार्क नहीं बनाया गया है। ऐसे में मंडी से बाहर एमएसपी मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में सुशांत मामले का होगा राजनीतिकरण, यह एक लंबा सुनियोजित नाटक था। शिवसेना, जी हां दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार दोपहर को घोषणा की कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत और ड्रग मामलों की जांच के नतीजों का बिहार चुनाव के दौरान राजनीतिकरण होगा। राउत ने मीडिया से कहा, यह एक लंबा सुनियोजित नाटक था। बिहार सरकार के पास बोलने के लिए कोई विकासात्मक या शासन संबंधी मुद्दे नहीं है। उन्होंने सुशांत के पोस्टर के साथ प्रचार करना शुरू कर दिया है, इसलिए यह स्पष्ट है कि सुशांत मामले और ड्रग्स मामलों को इतनी तूल क्यों दी जा रही है। उन्होंने यह जानने की मांग की कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नियंत्रित ड्रग्स मामले के साथ सुशांत मामले में सीबीआई जांच का क्या हुआ। अब बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने राज्य चुनाव लड़ने के लिए आईपीएस पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं फिल्म उद्योग से विभिन्न हस्तियों से पूछताछ के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एनसीबी की भूमिका विभिन्न देशों के नशीले पदार्थों की सीमा पार से भारत में तस्करी को रोकने की है, चाहे वह हवाई मार्ग से हो, समुद्री मार्ग से हो या
अंततः मार्गों से हो। उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ वे व्यक्तियों से पूछताछ कर रहे हैं, किसी को भी बुलाने का उनका विशेष अधिकार है। उन्होंने आगे कहा, कोविड महामारी की स्थिति ने पूरे देश में एक असाधारण स्थिति पैदा कर दी है। क्या बिहार चुनाव कराने का यह सही समय है? क्या महामारी खत्म हो गई है? उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रस्तावित फिल्म सिटी पर एक सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि यह एक स्वागत योग्य विकास है और मनोरंजन उद्योग रोजगार के बड़े अवसर पैदा कर सकता है। राउत ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद सरकार ने कश्मीर घाटी में भी एक फिल्म सिटी स्थापित करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? यह जम्मू एवं कश्मीर में बहुत सारे व्यवसाय के अवसर पैदा करेगा। हालांकि उन्होंने इन संभावनाओं को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी देश की फिल्म राजधानी मुंबई के महत्व को कम करेगा। राउत ने कहा, कोई भी महाराष्ट्र छोड़ने और उत्तर प्रदेश नहीं जाने वाला है, वे सभी यही रहेंगे। मुंबई के फिल्म उद्योग को रक्त, पसीना और आंसू के साथ स्थापित किया गया है और यह कभी भी अपना महत्व नहीं खो सकता है। फिल्म सिटी या कुछ सरकारी विभागों को स्थानांतरित करने मात्र से मुंबई के महत्व को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल के विरोध में ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरे तेजस्वी यादव, कहा, अन्नदाता को फंडदाता के जरिए बनाया गया कठपुतली। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के विरोध में आरजेडी नेता शुक्रवार को सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार किसानों का शोषण कर रही है। कृषि बिल के खिलाफ किसानों में भारी आक्रोश है। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को किसान और गरीब विरोधी पार्टी बताया। तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर चलाते हुए संसद में पारित कृषि बिल के विरोध में भाग लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने हमारे अन्नदाता को फंडदाता के माध्यम से कठपुतली बना दिया है। कृषि बिल किसान विरोधी है और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है। सरकार ने कहा था कि वे 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे, लेकिन ये बिल उन्हें गरीब बना देंगे। कृषि क्षेत्र का कॉर्पोरेटीकरण किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसानों के साथ तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, किसानों के हाथ की कठपुतली बनाने का काम किया जा रहा है। मौजूदा सरकार देश को सही एजेंडे से भटकाने का काम कर रही है। इस कृषि बिल से बिचौलियों का पूर्ण राज स्थापित होगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव की घोषणा पर कहा कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला करे, साथ ही कहा कि चुनाव के लिए महागठबंधन से ज्यादा जनता तैयार है। एनडीए सरकार को जनता सत्ता से बाहर करेगी। किसानों के साथ सरकार को होना चाहिए, लेकिन नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 3 चरणों में होंगे विधानसभा के चुनाव, तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में आज भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार विधानसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, बिहार में 3 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 71 जिलों की 94 सीटों पर 3 नवंबर को और तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। कोरोना वायरस के मद्देनजर चुनाव के दौरान एक बूथ पर 1000 मतदाता ही होंगे। मतदान के लिए 7 लाख हैंड सैनिटाइजर, 6 लाख पीपीई किट्स, 7 से 6 लाख बेडशीट्स, 23 लाख हैंड ग्लव्स का इंतजाम किया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार की 243 सीटों में से 38 सीटें एससी वर्ग और 2 एसटी वर्ग के लिए सुरक्षित हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बिहार में कुल 7 करोड़ 79 लाख वोटर हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के समय को भी 1 घंटा बढ़ा दिया गया। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक के बजाय इस बार 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसके अलावा कोरोना मरीज भी मतदान कर सकते हैं। कोरोना के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव प्रचार को लेकर भी गाइडलाइन तैयार की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 5 से ज्यादा लोग एक साथ किसी के घर जाकर प्रचार नहीं करेंगे। चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार बिहार में वर्चुअल चुनाव प्रचार होगा। नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ 2 से ज्यादा वाहन नहीं जा सकते। नामांकन ऑनलाइन भी किया जा सकता है और प्रचार के दौरान बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं की जा सकेंगी। इसके साथ ही वोटिंग मशीन का बटन दबाने से पहले वोटर्स को ग्लव्स मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए 46 लाख मास्क की व्यवस्था की गई है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चुनाव 6 लाख पीपीई किट का इस्तेमाल होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बताया अज्ञानी, नाकाम। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को अज्ञानी, नाकाम तक कह दिया। तेजस्वी ने कहा 2006 में भाजपा नीतीश सरकार ने एपीएमसी की व्यवस्था को खत्म किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसान गरीब से गरीब होते चले गए। इसी की वजह से पलायन हुआ और बिहार के किसान मजबूर हो गए। नीतीश कुमार अज्ञानी, नाकाम है। किसान बिलों के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पटना में ट्रैक्टर चलाकर बिलों के खिलाफ अपना विरोध जताया है। इस दौरान
दौरान उन्होंने ये भी कहा, सरकार ने अपने फंड दाताओं के जरिए अन्य दाताओं को कठपुतली बनाने का काम किया है। ये पूरी तरह किसान विरोधी बिल है। इस सरकार ने ऐसा कोई भी सेक्टर छोड़ने का काम नहीं किया जिसका इन्होंने निजीकरण ना किया हो। एमएसपी का कहीं भी विधेयक में जिक्र नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गुप्तेश्वर पांडे के वीडियो पर मचा बवाल, इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने की कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, गुप्तेश्वर पांडे के वीडियो पर मचा बवाल, इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने की कार्रवाई की मांग। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीडियो को लेकर हंगामा जारी है। अब इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने पूर्व डीजीपी को खरी खोटी सुनाई है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने गाने को ट्वीट करके अपनी बातों को रखा है। ट्वीट में जिक्र है कि एक राज्य के पुलिस महानिदेशक अगर ऐसे वीडियो बनाते हैं तो उनकी पसंद बेहद खराब है। वो अपने पद और वर्दी दोनों को बदनाम कर रहे हैं। दरअसल गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार के डीजीपी पद से वीआरएस लिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरा वीआरएस लेना लोकतांत्रिक अधिकार है। बीते 2 महीने से उनका जीना मुश्किल है। रोज कई कॉल्स आ रहे थे। साथ ही गुप्तेश्वर पांडे ने इस्तीफे देने के पीछे की वजह खुद के परेशान होने को बताया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अगर किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते तो एनडीए छोड़ दे नीतीश कुमार, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि या तो किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वे किसानों को खेत के बिलों में दें, या अगर वे किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की परवाह करते हैं तो एनडीए छोड़ दें। संसद में तीनों कृषि विधेयकों के पारित होने के खिलाफ पटना के राज्य कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के जमावड़े की शुरुआत करते हुए सुरजेवाला ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि सुधारों के नाम पर किसानों और मजदूरों को धोखा देने के लिए राजनीतिक बेईमानी का सहारा लिया था, जो अंततः किसानों को बड़े कॉर्पोरेट के लिए गुलाम बना देगा। इन अवसर पर बिहार के एआईसीसी प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी उपस्थित थे। कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र के दौरान किसान विरोधी और गरीब विरोधी बिलों के पारित होने के खिलाफ और विधायकों के खिलाफ 2 करोड़ से अधिक लोगों के हस्ताक्षर एकत्र करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। सुरजेवाला ने कहा कि मंडी प्रणाली और सरकार की उपज की खरीद बंद हो जाने के कारण एमएसपी की प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि यह कृषि बिलों में अनिवार्य है। गोहिल ने कहा कि राज्य में 3 विधायकों के कथित विनाशकारी प्रभावों के बारे में किसानों और मजदूरों को संवेदनशील बनाने के अभियान को तेज किया जाएगा। ग्रैंड अलायंस भागीदारों के बीच विश्वास की किसी भी भ्रम या शरण को खारिज करते हुए गोहिल ने कहा कि गठबंधन मजबूत था और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़े जाएंगे। कांग्रेस ने शुक्रवार को किसान संगठनों द्वारा दिए गए भारत बंद के समर्थन को भी बढ़ाया है। सुरजेवाला ने कहा, पार्टी के लाखों कार्यकर्ता किसानों के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं और उनके विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल विरोध, राहुल गांधी बोले नए कृषि विधेयक से किसान बनेंगे गुलाम। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा संसद में पारित कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई किसान संगठनों ने आज राष्ट्रव्यापी भारत बंद बुलाया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, अखिल भारतीय किसान महासंघ और भारतीय किसान यूनियन द्वारा देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत बंद का समर्थन दिया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बनाएंगे। राहुल ने कहा कि एक त्रुटिपूर्ण जीएसटी ने एमएसएमई को नष्ट कर दिया। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, उपज कहीं भी बेच सकेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, ऑनलाइन बिक्री होगी, मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता, किसानों की आय बढ़ेगी, बिचौलिए खत्म होंगे, आपूर्ति चेन तैयार होगा, आवश्यक वस्तु अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज अनिवार्य वस्तु नहीं रहेगी, इसका भंडारण होगा, कृषि में विदेशी निवेश आकर्षित होगा। क्यों हो रहा है इस बिल का विरोध? मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। 1 नेशन 1 एमएसपी होना चाहिए। कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। डर है कि इससे निजी कंपनियों को किसानों के शोषण का जरिया मिल जाएगा। किसान मजदूर बन जाएं, कारोबारी जमाखोरी करेंगे। इससे कीमतों में अस्थिरता आएगी, खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी। इससे आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, पंजाब में नहीं होने दूंगा लागू। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में पास किए गए नए कृषि बिलों को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। पूरे देश का किसान इन बिलों से असंतुष्ट नजर आ रहा है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में समीकरण केंद्र सरकार की खिलाफत वाले नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसान सड़कों पर हैं और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा इस बिल का विरोध किया गया तथा विधानसभा सत्र
पत्र भी बुलाया गया और केंद्र सरकार से अपील की गई कि इन बिलों की समीक्षा की जाए तथा किसानों की शंकाएं दूर की जाए। दूसरी तरफ अकाली दल भी इस बात का श्रेय ले रहा है कि हमने केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया और केंद्र को सुझाव दिए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी एक नहीं मानी। वहीं तीसरा दल आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों को राजनीतिक निशाने पर ले रहा है। बेशक यह मामला काफी गंभीर हो चुका है तथा किसान सड़कों पर हैं, लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। पंजाब सरकार की अगली रणनीति क्या होगी? क्या किसानों को विरोध के बाद शांत हो जाना पड़ेगा या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास इस बिल को लेकर कोई रणनीति है तो वह क्या है? अमरिंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस बिल को पंजाब में लागू नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार खेती का कारोबार अंबानियों और अडानियों के साथ हाथ में रख देना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को धरनों की खुली छूट है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह से जब पूछा गया कि कृषि बिल को लेकर जो स्थिति बनी हुई है वह आपके ध्यान में है, किसान सड़कों पर हैं, धरने लग रहे हैं, आप इस स्थिति को कैसे देख सकते हैं? तो कैप्टन ने कहा कि यह जो कुछ हुआ है यह सब गलत और असंवैधानिक है। फेडरल ढांचे के मुताबिक कृषि का अधिकार राज्य के पास है और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है। जिस तरह से केंद्र ने बिना पूछे धक्के से यह बिल पास कर दिया है, इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह सब आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।